हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। अच्छा, होली का फेस्टिवल कैसा रहा? ठीक। चलिए, आज अपन देखते हैं अपना जो व्यंजनों का वर्गीकरण चल रहा था। इससे पहले अपन ने स्वरों के लिए भी जाना था और उनके प्रकार कितने थे, कितने उनकी संख्याएं थी। उसके बाद में अपन व्यंजनों का वर्गीकरण भी पढ़े, व्यंजनों का वर्गीकरण भी अपन ने देखा। तो उसके बाद में जो अपनी क्लास का जो टॉपिक रहा हुआ था व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसकी जो कि आज अपनी अंतिम क्लास होगी, तो उसमें आज अपन देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। कौन सा है अपना व्यंजनों का वर्गीकरण? व्यंजनों का वर्गीकरण अपन ने पिछली क्लास में जैसा कि देखा था कि अपने जो व्यंजन है उनको 3 भागों में बांटा था। पहला था आपका स्पर्श के आधार पर, ऊष्मी के आधार पर और अंतस्थ के आधार पर। आज अपन उनसे आगे देखेंगे व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया गया है वो किन ध्वनियों के आधार पर किया गया है, ठीक है। यानी कि व्यंजन 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 ध्वनियों के आधार पर, व्यंजन ध्वनियों के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, ठीक है। व्यंजनों का वर्गीकरण अपन देख रहे हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण अपन पिछली क्लास में देखा, जिसमें 3 बताए थे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। ठीक उसके आगे फिर अपन देखते हैं कि व्यंजन ध्वनियों के आधार पर किनका वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण जो किया गया है वो कितने टाइप्स में किया गया है? 2 टाइप्स में। पहला था अपना उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, और दूसरा था अपना प्रयत्न के आधार पर। किसके आधार पर? प्रयत्न के आधार पर। अब ये जो अपना प्रयत्न के आधार पर आया, उच्चारण स्थान में तो अपन पढ़ेंगे इनमें, जैसे कि कंठ है, तालव्य है, मूर्धा है, दंता है आदि, इन सभी वर्गों का उच्चारण करेंगे अपन उच्चारण स्थान के आधार पर। और जो प्रयत्न के आधार पे थे इनको 2 टाइप्स में बांट दिया था। कितने टाइप्स में? 2 में। पहला था आपका अभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा था आपका बाह्यांतर, ठीक है। प्रयत्न के आधार पे थे 2 अपने, एक तो अपना था अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा था अपना बाह्यांतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत हम सारी चीजों को पढ़ते हैं। वे प्रयत्न जिनका हमारे मुख के अंदर ही अंदर प्रयत्न किया जाता है वे कहलाते हैं अपने कौन से? अभ्यंतर प्रयत्न। और वे प्रयत्न जो बाद में किए जाते हैं, जो प्रयत्न बाद में किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है अपना बाह्यांतर प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न में अपन जैसे कि इनको पढ़ेंगे स्पर्श व्यंजन, नासिक व्यंजन, लुंठित, प्रकंपित, और ये जो अपने आ जाते हैं वर्तस्य, उक्षिप्त हुआ आदि, ये सब किसके अंतर्गत पढ़ेंगे अपन? अभ्यंतर में। फिर आता है अपना बाह्यांतर प्रयत्न। बाह्यांतर जो प्रयत्न था इसके भी 2 टाइप्स हैं। एक होता है आपका नाद के आधार पर और एक होता है आपका श्वास के आधार पर। जो श्वास के आधार पे प्रयत्न होंगे वो होते हैं अपने 2 प्रकार के, जिनको अपन श्वास के आधार पे भी बोल सकते हैं और उन्हीं को अपन प्राणों के आधार पे बोल सकते हैं, जैसे कि अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। फिर उसी के बाद में दूसरा आ जाता है अपना नाद के आधार पर। तो नाद के आधार पर यानी कि जिसकी गूंज उठे, नाद यानी कि जिसकी आवाज आए, ध्वनि उठे, उसे कहा जाता है अपना नाद। तो नाद के आधार पे जो थे अपने, एक था अपना सघोष और दूसरा था अपना अघोष, ठीक है। चले अपन आगे। बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, इसके टाइप थे कितने? 2। इसको अपन बांट सकते हैं श्वास वायु के आधार पर और प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, ठीक है। फिर दूसरा आ जाता था अपना नाद के आधार पर। किसके आधार पर? नाद के आधार पर, क्लियर।
बाह्य प्रयत्न जो थे अपने दो टाइप्स में थे, एक श्वास वायु प्राणवायु के आधार पर, दूसरा था अपना नाद के आधार पर। जिनमें जो प्राणवायु के आधार पर था, ये भी कितने टाइप्स में थे? दो में। पहला आ जाता है अपना अल्प प्राण और दूसरा आ जाता है अपना महाप्राण। क्लियर? फिर नाद के आधार पर इनको भी कितने भागों में बांट दिया इन्होंने? दो भागों में। एक को बांटा इन्होंने अघोष और दूसरे को बांटा इन्होंने सघोष। ठीक है? प्रयत्न अपन पढ़ रहे हैं, व्यंजन ध्वनियों का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो आधार पे हुआ है। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा होता है अपना प्रयत्न के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर पूछ लिया जाए तो जिसके अंतर्गत हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, औष्ठ आदि जो पांचों छहों प्रकार में बांटे गए हैं उनको पढ़ेंगे। और फिर दूसरा आ जाता था अपना अपने प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर जो थे अपने दो थे, एक था अपना आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा होता था अपना बाह्यांतर प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न में तो अपन जिन चीजों को पढ़ेंगे उनमें सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे उक्षिप्त हुआ, स्पर्श हुआ, संघर्षहीन हुए, संघर्ष व्यंजन हुए आदि। और फिर जो बाह्यांतर प्रयत्न है उनको भी पढ़ेंगे। तो अब जो बाह्यांतर प्रयत्न है इनको दो आधार पर बांटा है। पहला आधार था इनका श्वास या प्राणवायु के आधार पर और दूसरा था इनका नाद के आधार पर। श्वास या प्राणवायु के आधार पर अपन जो पढ़ेंगे उनको दो भाग में बांटा है इन्होंने, एक था अल्प प्राण और दूसरा था अपना महाप्राण। ठीक है? फिर उसके बाद में आता था नाद के आधार पर। नाद के आधार पर जो इन्होंने बांटा है, एक है सघोष और दूसरा होता है अघोष। ठीक है? चले उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर इसमें देखेंगे अपन वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करते हैं, उन्हें उच्चारण के आधार पर विभिन्न प्रकार से बांटा गया है। उच्चारण के आधार पर उच्चारण होते क्या है? वे स्वर ध्वनियां या वे व्यंजन ध्वनियां या वे वर्ण जिनका उच्चारण हमारे मुख के विभिन्न स्थानों से होता है, वे क्या कहलाते हैं? अपने उच्चारण स्थान कहलाते हैं। और उच्चारण स्थानों के आधार पर ही इनके क्या बताए गए हैं? विभिन्न प्रकार के प्रकार बताए गए हैं। ठीक है? देखिए अब आप आगे, और जैसे कि कंठ, ओष्ठ के आधार पर, दंत के आधार पर, मूर्धा के आधार पर, नासिका के आधार पर, देखिए इसमें वे व्यंजन ध्वनियां या वे वर्ण जिनका उच्चारण हम कहाँ से करते हैं? कंठ से करते हैं, वे कहलाते हैं अपने कौन से वाले वर्ण? कंठ वर्ण। जिनका उच्चारण हमारे ओष्ठ यानी कि हमारे होठों से होता है, वे कहलाते हैं अपने ओष्ठ वर्ण। और फिर जो होते हैं
जिनका उच्चारण हमारे दंतों से जुड़ करके होता है वे कहलाते हैं अपने दंत्य वर्ण। और मूर्धा हमारे जीवा का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको कहा जाता है मूर्धा, और जिनका उच्चारण मूर्धा से होता है उनको कहा जाता है मूर्धन्य वर्ण। और जिनका उच्चारण स्थान होता है अपना नासिक, यानी कि जो नाक और मुख के सहारे से जो बोला जाता है उन्हें कहा जाता है नासिक व्यंजन। इन सब की चर्चा करेंगे अपन एक टेबल के माध्यम से। फिर उसके बाद में पहले अपन देख लेते हैं। फिर आ जाता है अपना प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। क्लियर? प्रयत्न के आधार पे थे अपने दो। पहला था अपना श्वास या प्राणवायु के आधार पर। किसके आधार पर? श्वास या प्राणवायु के आधार पर। और जो दूसरा टाइप्स था वो था अपना नाद के आधार पर। किसके आधार पर? नाद के आधार पर। ये सब चीजें अपन पहले समझ चुके हैं कि श्वास और प्राणवायु के आधार पर जो बांटा है वो अल्प प्राण और महाप्राण में, और नाद के आधार पर जो बांटा है वो होता है अपना सघोष या अघोष के आधार पर। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं सबसे पहले श्वास वायु के आधार पर, जिनमें आते हैं अपने अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, और नाद के आधार पर भी पढ़ेंगे तो उनमें अपन पढ़ेंगे सघोष और अघोष को। चलिए अब अपन आगे प्रयत्न के आधार पर जिनमें अपन लेंगे पहला श्वास या प्राणवायु के आधार पर। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण हमारे मुख के भीतर ही भीतर हो, वे कहलाते हैं अपने अभ्यंतर प्रयत्न। और वे प्रयत्न जो हमारे बाहर से हो वे कहलाते हैं अपने बाह्यांतर प्रयत्न। इन प्रयत्नों को बांटा था इन लोगों ने कितने टाइप्स में? दो टाइप्स में। तो पहला था अपना जो प्रयत्न है उसमें चल रहा था अभ्यंतर और प्रयत्न, और जो अभ्यंतर है उसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं श्वास या प्राणवायु के आधार पर। ठीक है, अभ्यंतर प्रयत्न। पहला है अपना अभ्यंतर प्रयत्न। समझिए, वे प्रयत्न जो हमारे मुख के भीतर ही भीतर हो वे कहलाते हैं अपने अभ्यंतर प्रयत्न। वे प्रयत्न जो हमारे मुख के भीतर होते हैं उन्हें आभ्यंतर प्रयत्न कहा
उन्हें आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। ठीक है, वे प्रयत्न जो हमारे मुख के भीतर हो, जिनका उच्चारण हम हमारे मुख के अंदर ही अंदर करते जाते हैं, अभी यानी कि हमारे मुख के अंदर ही करते जाते हैं, उन्हें कहा जाता है आभ्यंतर प्रयत्न। अब जो आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, ये सारी चीजें आ जाती है अपने आभ्यंतर प्रयत्न में आभ्यंतर प्रयत्न में अपन सबसे पहले पढ़ेंगे स्पर्शी स्पर्शी व्यंजन। इनको स्पर्शी व्यंजनों को। स्पर्शी व्यंजन आखिरकार होते क्या हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में चलते हैं अपन। स्पर्शी व्यंजन वे होते हैं, वे व्यंजन ध्वनियां या वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण हमारे मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करता है, उन्हें कहा जाता है कौन से व्यंजन? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की अगर संख्या पूछ ली जाए आपसे तो स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 25। यानी कि जो क च ट त प ये पांचों वर्ग हैं, तो ये पांचों वर्ग ही क्या कहलाते हैं? अपने स्पर्शी व्यंजन। देखिए, वे व्यंजन वर्ण जिनका जिनका उच्चारण मुख के मुख के मुख के विभिन्न मुख के विभिन्न मुख के विभिन्न अवयवों को मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श स्पर्श करता है उसे स्पर्शी स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख के जो विभिन्न प्रकार के जो अवयव स्थान है, जैसे कि अपना दंत हो गया, कंठ हो गया, मूर्धा हो गया, ओष्ठ हो गया, इन सबको जो छूते हैं, जिन उनको सबको क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं, उन्हें कौन से व्यंजन कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजनों की अगर संख्या पूछ ली जाए तो अपने को क्या करनी है? स्पर्शी व्यंजन जनों की कुल संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 25। प्रत्येक क वर्ग, ख वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग के सभी वर्ण मिलकर के फिर उनकी संख्या कितनी हो जाती है अपने पास में? 25। एक में कितने वर्ग में कितने होते हैं? 5, यानी कि क ख ग घ और य। तो उनको मिला करके, इन पांचों को मिला करके 5 × 5, तो यानी कि बराबर इनकी संख्या कितनी हो गई अपने पास में? 25। क्लियर यहाँ तक का? आभ्यंतर प्रयत्न में अपन देख रहे हैं कि जो स्पर्शी व्यंजन है, इनमें सारी चीजों को अपन पढ़ेंगे, उच्चयुक्त, स्पर्शी, दंत वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। तो स्पर्शी व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण मुख के विभिन्न अवयवों को, इसका ध्यान रखना, मुख के विभिन्न अवयवों को स्पर्श करता है, उन्हें कौन से व्यंजन कहा जाता है? स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। स्पर्शी व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग का पूरे के पूरे वर्ण, तो इनकी कुल संख्या मिलाकर के पांचों को पांचों से इंटू करेंगे तो हो जाएंगे कितने? 25। ठीक है, फिर अपन देखते हैं दूसरा, नासिक के व्यंजन। इनमें अपन पढ़ेंगे
वे व्यंजन वर्ण वे व्यंजन वर्ण जिनका जिनका उच्चारण जिनका उच्चारण जिनका उच्चारण नासिका नासिका यानी कि नाक नासिका के नासिका के द्वारा नासिका के द्वारा होता है नासिका के द्वारा होता है उन्हें उन्हें नासिक के व्यंजन उन्हें नासिक के व्यंजन उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण हम नाक के माध्यम से करते हैं उन्हें कौन से व्यंजन कहा जाता है? नासिक के व्यंजन कहा जाता है। नासिक के व्यंजनों की नासिक के व्यंजनों की कुल संख्या नासिक के व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5। कौन कौन सी होती है? ज्ञ ञ ण न और म। ठीक है। वे व्यंजन ध्वनियाँ या वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण हमारे नासिका के माध्यम से होता है और श्वास के जरिए हमारे मुख से वे ध्वनियाँ क्या हो जाती है? बाहर की ओर निकल जाती हैं, उन्हें कहा जाता है नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजनों की अगर कुल संख्या पूछी जाए तो कितने होते हैं? ये 5। जैसे कि आप देख रहे होंगे प्रत्येक वर्ग का अंतिम जो वर्ण होता है वो हमेशा क्या रहता है? अपना नासिक के, जिनमें कि य, ज्ञ, ण और न और म। इस प्रकार से ये कितनी हो गई? 5 हो। ठीक है, चले आगे। फिर अपन पढ़ते हैं उक्षिप्त व्यंजन। कौन से? उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त होते क्या है? वे व्यंजन ध्वनियाँ वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है उस पर से लुढ़क करके वे शब्द हमारी श्वास वायु के जरिए बाहर की ओर निकल जाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कौन से व्यंजन वर्ण? उक्षिप्त व्यंजन। जैसे कि आप देखे होंगे ड और ढ, इनको जैसे अपन बोलते हैं तो इनके जो बोलते हैं इनकी जो ध्वनि है वो ऐसा लगता है जैसे कि हमारी जिह्वा से उलट करके बाहर इनको क्या कर दिया गया हो? फेंक दिया गया हो, तो वे कहलाते हैं अपने उक्षिप्त व्यंजन। देखिए, वे व्यंजन वर्ण जिनका वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण हमारी हमारी जिह्वा जिह्वा से होता है जिह्वा से होता है, किंतु किंतु ऐसा लगता है किंतु ऐसा लगता है किंतु ऐसा लगता है जैसे जैसे उनके उनके उच्चारण करते समय हमारी हमारी जिह्वा ने उन वर्णों को बाहर की ओर
और फेंक, बाहर की ओर फेंक दिया है। क्लियर? देखिए, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण हमारी जिह्वा से तो होता है, ड ढ बोलेंगे अपन हमारी जिह्वा से तो हो रहा है, किंतु ऐसा लगता है कि जैसे उनके उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा ने उन वर्णों को क्या कर दिया, अपने श्वास वायु के जरिए बाहर की ओर निकाल दिया है। तो वे कहलाते हैं अपने कौन से वाले व्यंजन वर्ण? उक्षिप्त व्यंजन वर्ण। इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या इनकी संख्या 2 होती है। और ये जो वर्ण होते हैं उक्षिप्त वर्ण, ये होते हैं अपने कौन से? ड और ढ। ठीक है, ड और ढ को बोल के देखो एक बार। ऐसा लगता है जैसे इनका जो अपन उच्चारण करते हैं हमारे जिह्वा के द्वारा क्या कर दिया गया, इनको बाहर की ओर फेंक दिया गया है। ठीक है, ये सब चीजें अपने अभ्यंतर प्रयत्न में ही चल रही है अभी तक। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, पार्श्व का अर्थ क्या होता है? सबसे पहले अपन पार्श्व को देख लेते हैं। पार्श्व में एक प्रत्यय लगा हुआ है। पार्श्व जो होता है उसका अर्थ होता है अपनी बगल से, यानी कि जैसे हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो उच्चारित करते समय जो हमारी जो श्वास है वो इस तरीके से ऐसे बाहर निकलती है, जैसे हमारी जिह्वा से दोनों ओर से ही वो हवा अपने आप ही बाहर क्या हो गई है, निकल गई है। जैसे कि अभी अपन लेवन को बोल के देखते हैं, ले को अपन कहीं रोक नहीं सकते, जैसे इसको बोलते हैं जैसे ऐसा लगता है जैसे हमारी जिह्वा के दोनों तरफ से क्या हो गई है, ये हवा बाहर निकल गई है। उसे कहा जाता है अपना कौन सा? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व शब्द का अर्थ, पार्श्व शब्द का पार्श्व शब्द का अर्थ पार्श्व शब्द का अर्थ बगल होता है। क्या होता है? बगल होता है। पार्श्व शब्द का अर्थ होता है बगल। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिनका जिनका उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण जिनका उच्चारण करते समय जिनका उच्चारण करते समय वायु वायु जिह्वा के वायु जिह्वा के दोनों ओर जिह्वा के दोनों ओर बगल बगल से निकल जाती है। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है हमारी जिह्वा के दोनों ओर से निकल जाती है, उसे पार्श्विक उसे पार्श्विक पार्श्विक व्यंजन उसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। उसे पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। पार्श्विक व्यंजनों की अगर संख्या पूछ ली जाए तो कितने होते हैं? ओनली एक ही होता है और वो होता है अपना ल। इनकी संख्या एक है और वो जो वर्ण है वो कौन सा वर्ण है? अपना ल वर्ण। कौन सा है? ल। ल को अपन बोल के देखते हैं, ल बोलेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि जो वायु है हमारी जिह्वा की दोनों ओर से क्या निकल गई है, बाहर की ओर निकल गई है। उसे कहा जाता है कौन सा? पार्श्विक व्यंजन। फिर अपन देखते हैं एक और लुंठित व्यंजन। कौन सा व्यंजन? लुंठित व्यंजन। वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे जो मुख के अंदर से जो शब्द निकलता है वो एक रगड़ के माध्यम से क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है, जिसको बोलते समय हमें काफी जोर लगा करके बोलना पड़ता है। उसे कौन सा वर्ण कहा जाता है? लुंठित व्यंजन। वह व्यंजन वर्ण
जिसका उच्चारण, वह व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण रगड़ के माध्यम से होता है, रगड़ के माध्यम से, रगड़ के माध्यम से होता है, रगड़ के माध्यम से होता है, अर्थात उसमें कंपन उत्पन्न होता है, उसे ही हम कौन सा व्यंजन कहते हैं, लुंठित व्यंजन। तो जो लुंठित व्यंजन है इसकी संख्या, लुंठित व्यंजनों की संख्या कितनी है, 1 है, और वो वर्ण कौन सा है अपना, रै वर्ण। कंपन होने के कारण इसे प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है, इसे प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है। आया समझ? देखिए, लुंठित यानी कि वह व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण रगड़ खा करके हमारे मुख से क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है, माध्यम से होता है, अर्थात उसमें कंपन भी उत्पन्न होता है, उसे कौन सा व्यंजन कहा जाता है, लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन की अगर संख्या पूछी जाती है तो वो होता है अपना 1, जो कि है कौन सा, रै वर्ण। कौन सा वर्ण, रै वर्ण। चलिए आगे। इस प्रकार से अपन ने देखा है कि जो प्रयत्न के आधार पे थे अपने 2 टाइप्स में थे, आभ्यंतर और बाह्यांतर। आभ्यंतर प्रयत्न अपन पढ़ चुके हैं, जिनमें अपन ने स्पर्शी, संघर्षी आदि इन सभी व्यंजनों को अपन ने समझ लिया है। उसके बाद में आता है अपना बाह्यांतर प्रयत्न। कौन सा वाला, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न में अपन देखते हैं जो वे उच्चारण करते समय जिनका जो प्रयत्न होता है वो बाहर की ओर से लगता है, उन्हें कहा जाता है कौन सा प्रयत्न, बाह्यांतर प्रयत्न। बाह्यांतर प्रयत्नों को भी इनको 2 भागों में बांटा था इन्होंने। एक था आपका प्राणवायु के आधार पर, प्राणवायु वाला, और दूसरा था नाद के आधार पर। इनमें थे 2, एक था आपका अल्प प्राण और दूसरा था अपना महाप्राण। इनमें अपन पढ़ रहे दिन वाले हैं सघोष को और अघोष को, ठीक है। चलिए अब अपन पहला अल्प प्राण की ओर। अल्प प्राण, अल्प प्राण होते क्या है, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमें बिल्कुल कम ही हमारी सांस निकले, जिनको उच्चारित करते समय हमें ज्यादा समय आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें कहा जाता है अपना अल्प प्राण। यानी कि श्वास वायु के आधार पर और प्राण वायु के आधार पर, दोनों के आधार पर कौन सा है, अल्प प्राण। तो यानी कि श्वास वायु जिनमें हमारी अल्प का अर्थ होता है कम, यानी कि जिनमें हमारी कम श्वास निकले उन्हें कहा जाता है अल्प प्राण। कम श्वास वायु बाहर निकले, कम श्वास वायु बाहर निकले, उन्हें कहा जाता है कौन सा, अल्प प्राण। अब अल्प प्राण के अंतर्गत हम किन किन चीजों को पढ़ेंगे, सरा को अल्प से यारो लव हुआ 135 बार।
ये कि अपनी छोटी सी ट्रिक है, इसके माध्यम से अपन समझ रहे हैं। स्वरा को अल्प से यारो लव हुआ कितनी बार? 135 बार। यानी कि समझिए इसको, स्वरा यानी कि सभी स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, अल्प से अपन किसको लेते हैं? 135 को। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। ठीक है, फिर उसके बाद में लेते हैं अपन जो यारो लव है, ये किस में आ जाता है? अपना अंतस्थ में आता है। अंतस्थ व्यंजन अपन ने पढ़े हैं, अंतस्थ व्यंजन। इनके अंदर आ जाता है य, र, ल और प। ठीक है, इस प्रकार से इनकी संख्या हो गई 11, इनकी हो गई 15 और इनकी हो गई अपने पास में कितनी? 4। ठीक है, अल्प प्राण में ध्यान से रखना कि स्वरा को अल्प से यारो लव हुआ 135 बार। सभी जो स्वर हैं वो आ जाएंगे, कितने होते हैं इनकी संख्या? 11 लिख दी अपन ने। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, तो इनकी संख्या हो जाती है कितनी? 15। और यरलव है, इनको संख्या हो जाती है अपने पास में कितनी? 4। तो इन सबको ऐड कर देते हैं तो अल्प प्राण की टोटल संख्या कितनी निकल जाती है? 5, 4, 9, 9 और 1, 10, यानी कि 0 और 23। तो अल्प प्राण की अगर संख्या पूछ ली जाए आपसे कुल, तो इनकी संख्या कितनी होती है अपने पास में? 30 होती है। और फिर भी अगर याद ना रहे तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो अपन ने अल्प लिखा है वो कैसे लिखा है? इसी तरीके से लिखा है, और इसमें अपने को क्या ऐड कर देना है? 0। तो यानी कि जो इस तरीके से बनाना था उसको यहाँ से अपने को हटा देना है, और इसको सिर्फ क्या कर लेना है? 3 के तरीके से बना देना है, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, उसमें 0 ऐड कर देना है। यानी कि अल्प प्राण जो होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है अपने पास में? कुल 30 होती है। क्लियर? चलिए आगे फिर आते हैं अपने पास में महाप्राण। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में अल्प से अधिक समय लगता है, उन्हें कहा जाता है कौन सा वाला? महाप्राण। ठीक है, अल्प में तो क्या था? थोड़ा कम समय लगा, और महाप्राण में क्या लगा? थोड़ा उससे दुगना समय लगा, इसलिए इनको कौन सा नाम दिया गया है? महाप्राण। महाप्राण में अपन देखते हैं जैसे 24 की ऊष्मा है महान। क्या है? एक ट्रिक्स है, 24 की ऊष्मा है महान। इसमें अपन किन किन वर्णों को पढ़ेंगे? देखिए 24 से लेंगे अपन, महान से तो अपन कौन से पढ़ रहे हैं? महाप्राण। 24 से देखें अपन प्रत्येक वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण। ठीक है, ऊष्मा से लेंगे अपन कौन कौन से ऊष्मीय वर्ण कौन से होते हैं? श, 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 जिनमें इनका उच्चारण करते समय हमारे मुख में जो गर्मी का महसूस हो, जिसमें ऊष्मा प्रकट होती है, उन्हें कहा जाता है कौन सा? ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजनों की संख्या होती है कितनी? 4, श, श, श और ह। यहाँ पे है को अपन ने थोड़ा लिखा है, तो थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, क्योंकि उसमें तो अपन ने यारो लव पढ़ा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा ऊष्मीय वर्ण। इनकी संख्या कितनी होती है? 4, श, श, श और ह। ठीक है,
इनको मिलाते ही कितने हो गए, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, यानी कि इनकी संख्या हो जाती है कितनी, 2, 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 बराबर की 10, और इनकी संख्या कितनी थी अपने पास में, 4। इस प्रकार से अगर महाप्राणों की संख्या पूछ ली जाए तो टोटल कितनी होगी अपनी, 14। क्लियर। अल्प प्राण में अपन ने ध्यान रखना है थोड़ा सा अल्प प्राण के लिए कि जो 3 के स्टाइल में बना हुआ था तो उनकी संख्या थी अपने पास में 30, और महाप्राण में ये रहेगी इनकी संख्या होती है कितनी, 14। क्लियर। आगे चलते हैं अपन। नाद के आधार पर, नाद के आधार पर, नाद के आधार पर व्यंजनों का, नाद के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, नाद के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने टाइप्स का था आपका, 2 था। पहला था अपना सघोष और दूसरा था अपना अघोष, यही थे। ठीक है, समझो। नाद के आधार पर, नाद का अर्थ समझो पहले, नाद यानी कि ध्वनि, जिनके गूंज उठे, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय नाद उत्पन्न हो, अधिक नाद उत्पन्न हो, सघोष, और जिनमें नाद थोड़ी सी कम हो तो वो कहलाएंगे अपने अघोष। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अघोष, सॉरी सघोष, सघोष वर्ण। वे व्यंजन वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिनमें, वे व्यंजन वर्ण जिनमें अधिक नाद, वे व्यंजन वर्ण जिनमें अधिक नाद यानी कि अधिक गूंज, व्यंजन वर्ण जिनमें अधिक नाद, इसको आप ध्वनि बोल दो, इसको आप गूंज बोल दो, अधिक नाद उत्पन्न हो, अधिक नाद उत्पन्न हो उसे, अधिक नाद उत्पन्न हो उसे, उसे सघोष, सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन कहा, सघोष व्यंजन कहा जाता है। अभी नाद किन किन में उत्पन्न होती है, ऐसे कौन से वाले वर्ण हैं जिनके अंदर नाद, जिनमें गूंज ध्वनि उत्पन्न होती है, देखिए उसको भी। सघोष को, सघोष को स्वरा से, स्वरा से यारो लव है, यारो लव है 345 बार, 345 बार कह दिया। समझिए इसको, एक ट्रिक है सघोष वर्ण, सघोष को स्वरा से यारो लव है, कितनी बार, 345 बार बेचारा क्या कह चुका है कि उसको सघोष को किससे प्यार है, स्वरा से प्यार है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें सघोष को, स्वरा से, स्वरा से यारो लव है 345 बार कह दिया। ठीक है, सघोष में अपन पढ़ने के लिए जा रहे हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं जिनमें नाद अधिक उत्पन्न होता है, उन्हें कहा जाता है अपना सघोष वर्ण। उनके अंतर्गत कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनमें नाद उत्पन्न होता है, देखते हैं। सघोष वर्ण, सबसे पहले अपन ले लेंगे स्वरा, यानी कि सभी स्वर,
सभी स्वर। इनकी संख्या अगर पूछी जाए तो कितनी होती है अपने? 11। फिर आ जाते हैं अपने अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4, य, र, ल और व। एक है अपना कौन सा? ऊष्मीय वर्ण। कौन सा है? ऊष्मीय वर्ण, दिखाई दे रहा है? कौन सा वाला है? इनकी संख्या है कितनी? 1, जो है अपना है वर्ण। फिर उसके बाद में अपन देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है अपने को? 345 बार कह दिया है, यानी कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग। ठीक है, तो इनकी संख्या जो है कितनी हो जाती है अपने पास में? 15, यानी कि 5 ये है। हो गए। 5 4 9 10 11, यानी कि एक लगा। इनकी संख्या हो गई अपने पास में कितनी? 31। ठीक है, हाँ हो गए, पूरे कंप्लीट है। स्वरा, सभी जो स्वर है उनकी संख्या कितनी हो गई? 11। अंतस्थ व्यंजन है, यानी कि यारो लव, तो अंतस्थ व्यंजन हो गए 4, य, र, ल और व। एक है यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्ण, तो जो इस है आता है वो किसमें अंतर्गत आता है? अपने ऊष्मीय वर्ण में। तो यानी कि ऊष्मीय वर्ण एक है, वो कौन सा है? और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि एक वर्ग के अंदर कितने शामिल है? 5 है। तो पांचों को इनसे गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी इनकी संख्या? 15। तो इस प्रकार से इनकी संख्या देखते हैं तो 15 ये हो जाते हैं, 16 हो जाते हैं, 20 20 और 30 31। इस प्रकार से इनकी टोटल संख्या कितनी आ जाती है अपने पास में? 31। क्लियर यहाँ तक का? चलिए फिर अपन पढ़ते हैं अघोष। कौन सा वाला? अघोष वर्ण। देखिए, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय कम ध्वनि या नाद उत्पन्न हो, उन्हें कहा जाता है कौन सा? अघोष वर्ण। अघोष वर्ण के लिए देखिए आप कौन कौन से वर्ण है जो इसके अंतर्गत आ जाते हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ग। ठीक है, और ऊष्मीय व्यंजन का है तो किसमें शामिल हो गया था? अपना सघोष में। और बाकी के बचेंगे कितने? 3 बचेंगे, श, और श। ठीक है, इस प्रकार से इनकी जो संख्या है वो कितनी हो जाती है? 2 तो ये यहाँ पे हो गए, एक में 5 शामिल है तो 2 के डबल कितने हो गए? 10 हो गए। और यहाँ पे कितने हैं? 3 है। तो यानी कि इनकी टोटल संख्या अगर पूछ ली जाए अघोष के तो वो कितनी हो जाती है अपने पास में? 13। कितनी हो जाती है? 13। अब थोड़ा सा इसको एक बेहतर अंदाज में समझो आप लोग, अगर कभी याद भी नहीं रहता है तो इस तरीके से समझना। सघोष और अघोष, एम में क्या दिखाई दे रहा है अपने को? 3 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जिनमें सबसे कम संख्या थी वो थी कितनी? अघोष वाले, यानी कि 13।
इसी को थोड़ा सा उल्टा करके अगर अपन लिख देते हैं तो वो कौन सा बन जाता है, सघोष व्यंजन वर्ण। ठीक है, सघोष में देखेंगे तो सघोष में सबसे ज्यादा व्यंजन रहते हैं, इतना तो सबको पता है। उसके बाद में जो अघोष है, अघोष में सबसे कम संख्या रहती है और इनकी जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से हो रही है, 10 से हो रही है। और इसके पीछे जो अपन ये लगाते हैं, इसको उठा करके या तो आप आगे ले आइए, यानी जिससे बन जाए ये इस तरीके से, या फिर आप इसको इसी तरीके से समझिए कि जो अ है, यानी कि जो 3 की आकृति में बना हुआ है, तो इसको 3 लिख दो, आगे की तरफ 1 लिख दो, क्योंकि अघोष में सबसे कम वर्ण रहते हैं, तो ये 13 हो जाएंगे। और सघोष में अगर अपन देखते हैं तो इन्हीं का अपोजिट कर दो, उल्टी संख्या कर दो, तो उनकी संख्या निकल जाती है कितनी, 31। क्लियर, चलिए वर्णों के उच्चारण स्थान अच्छे से दिखाई दे रहा है सबको, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं वर्ण, यहाँ पे दिया हुआ है अपना उच्चारण स्थान, और जो वर्ण ध्वनियां है उनको क्या नाम दे दिया गया है, वो सारी है इसमें। समझिए अब सबसे पहले है अपना कंठ के आधार पर, कंठ के आधार पर जो अपन ने पढ़ा, जिनका वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण हमारे कंठ के माध्यम से होता है, इसके अंतर्गत कौन से स्वर आ जाते हैं, कौन से व्यंजन आ जाते हैं, कौन से हमारी अयोगवाय जो ध्वनियां हैं वगैरह सारी चीजें जो भी हैं वो सब देखेंगे अपन। जैसे कि अ है, आ है, और आगत स्वर जो है अपना आ वो है, और क ख ग घ या है। ठीक है, ये सब अपने क्या है, ये सब अपने क्या है, उच्चारण स्थान के आधार पर दिए गए वर्ण है। ठीक है, बिल्कुल ओके, थोड़ा सा हलन था इसमें। हाँ, तो फिर उसके बाद में देखिए वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण हमारे तालु से होता है, इचू यशानाम तालु, संस्कृत की जो अपनी चल रही है इचू यशानाम तालु, लेकिन अपने यहाँ पे हिंदी है तो हिंदी के अंतर्गत अपन पढ़ रहे हैं, कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं उसमें, छोटी ई, बड़ी ई, या, श, और च, छ, ज, झ और य, इनको कहा जाता है कौन सा वर्ण, तालव्य वर्ण। क्लियर, फिर उसके बाद में आता है मूर्धा, यानी कि वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण हमारे मूर्धा के माध्यम से होता है, जैसे कि री टू रश मूर्धा, तो री और र और श और ड ढ भी आ जाते हैं इसमें, और ट ठ ड ढ ण, जो कि उक्षिप्त व्यंजन थे उनको भी इनमें शामिल कर लिया जाता है। इस प्रकार से कौन से वर्ण कहलाते हैं अपने मूर्धन्य वर्ण। फिर उसके बाद में आता है अपना दंत, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे धातु का स्पर्श के माध्यम से वे वर्ण बोले जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे ल और स और त थ द ध और ड, ये वर्ण कौन से कहलाते हैं, अपने दंत वर्ण। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है अपना औष्ट्र वर्ण, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण हमारे औष्ट्र के माध्यम से होता है। औष्ट्र के अंतर्गत अपन देखते हैं ऊ ऊ, यानी कि ऊ ऊ को अपन बोलते हैं तो हमारे होठों की जो आकृति है वो कैसी हो जाती है, गोल हो जाती है, तो इनका उच्चारण हम औष्ट्र के बिना कर ही नहीं सकते। तो प, फ, ब, भ और म, इन तीनों चारों का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है, अपना औष्ट्र वर्ण। फिर उसके बाद में लेते हैं अपन नासिक्य, वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे नाक के द्वारा जो श्वास वायु है हमारे मुख से नाक के द्वारा माध्यम से क्या हो जाती है, बाहर की ओर निकल जाती है, उसे कहा जाता है कौन सा, नासिक्य वर्ण। जैसे कि अंग और अह जो चंद्र बिंदु वाली है, यह और म, तो ये होते हैं अपने कौन से, नासिक्य वर्ण। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है अपना कंठ और तालु, कंठ और तालु के अंदर लेते हैं अपन कौन से, ए और ऐ को, किसको, ए और ऐ को, अदैतो कंठ तालु, यानी कि ए और ऐ यानी कि कंठ तालु। फिर आ जाता है अपना कंठोष्ठ वर्ण, कंठोष्ठ में लेते हैं अपन ओ और औ को, ओ और औ आते हैं अपने किसके अंतर्गत, कंठोष्ठ के अंतर्गत। दंतोष्ठ में अपन देखते हैं व और फ, इन दोनों का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, दंत और औष्ठ, यानी कि दांत के माध्यम से और औष्ठ के माध्यम से जिनका उच्चारण हो वह कहलाते हैं अपने कौन से वर्ण, दंतोष्ठ वर्ण। फिर उसके बाद में एक स्वर यंत्र है जो कि है, वह व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमारी अरिजिह्वा, हमारे मुख के अगले वाले भाग का अपन काम में लेते हैं। है को एक बार बोल के देखते हैं, इसका जोर हमारे किस पे पड़ रहा है को अपन उच्चारण करते तो हमारी नाभि पे अधिक जोर पड़ता है, इसीलिए इसको कौन सा कहा जाता है, अलिजिह्वा वर्ण भी कहा जाता है।
इसको काकल्य वर्ण भी कहा जाता है और इसको कहा जाता है कौन सा वाला, नाभिकीय वर्ण। कौन सा वर्ण, नाभिकीय वर्ण, ठीक है। तो ये कहलाता है अपना कौन सा, है वर्ण। नाभिकीय इसलिए कहा जाता है इनको, इनका उच्चारण करेंगे तो हमारी नाभि पे जोर पड़ता है को एक बार बोल के देखो, थोड़ा जोर अपनी नाभि पे डलता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि कौन सा वर्ण है अपना, अलिजिह्वा वर्ण। इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि कंठ, तालु, कंठ, ओष्ठ और दंत और ओष्ठ, ये कौन से वर्ण है अपने, संयुक्त उच्चारण स्थान है। और इन स्थानों के अगर नाम कह दिया जाए तो एक अपने प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य जी हैं हरिदेव बाहरी। कौन है, हरिदेव बाहरी। हरिदेव बाहरी जी ने इन उच्चारण स्थानों को अपने व्याकरण के ग्रंथ में वर्गीकरण में इनको स्थान दिया है, कंठ को, तालु को, कंठ और ओष्ठ को, दंत और ओष्ठ को। ओके, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू।